हेलो बच्चों। थर्मोडायनेमिक के लास्ट लेक्चर में अपन ने एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में कंप्लीट बात करी थी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना, और उसके बाद में हम इस पे कंडीशंस एंड क्राइटेरिया, डेल्टा एच और इनमें रिलेशंस वगैरह की बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हमें थर्मोकेमिस्ट्री में भी बहुत काम आने वाला है। अगर हम यहाँ से ये चीज नहीं समझेंगे तो हमारे पास में थर्मोकेमिस्ट्री नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि वहां पे मुझे डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी इन तीनों की जरूरत पड़ती है। तो लास्ट का वीडियो लेक्चर जो मैंने बताया था आपको, उसको अच्छे से ध्यान से देखना ताकि हमें रिलेशन समझ में आ जाए। और आज का जो लेक्चर है ताकि हमें थर्मोकेमिस्ट्री पे भी कमांड आ जाए थर्मोडायनेमिक के साथ साथ में। ठीक है, तो देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। इट इज इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड टू डू यूजफुल वर्क। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब आप ये बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी है ना। टोटल एनर्जी का मतलब क्या, आप यहाँ पे बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी। सिस्टम की टोटल एनर्जी जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड टू डू यूजफुल वर्क। ब्रैकेट में लिखा है नॉन एक्सपेंशन वर्क। देखिए इसका क्या मतलब होता है, आपके पास जो वर्क होता है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है? वर्क जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक आप बोल सकते हो एक्सपेंशन वर्क। क्या बोलोगे? एक्सपेंशन वर्क। ध्यान से सुनना है ना। वर्क जो होता है उसे हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है एक्सपेंशन वर्क। अभी एक्सपेंशन वर्क जैसे कैसे? मैकेनिकल वर्क जैसे आपको याद है कि हम क्या करते थे कि एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर पे पिस्टन लगा हुआ रहता है, उस पिस्टन पे हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रेशर हमने मतलब पिस्टन पर जो प्रेशर अप्लाई किया, तो उस प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क किया गया है, जो हमने उसको कैलकुलेट किया था, मतलब हम पीवी वर्क वहां पे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनना कि जैसे कि हमने एक पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई किया, तो पिस्टन पर जब प्रेशर अप्लाई होता है तो उस प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो मैकेनिकल वर्क होता है। वो पीवी वर्क में कैलकुलेट करते हैं और उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन वर्क। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब मैकेनिकल वर्क। जो अभी तक अपन ने जिस वर्क की बात करी वो वर्क हमारा क्या हुआ करता है? एक्सपांशन वर्क। लेकिन यहाँ पे बात आई है नॉन एक्सपेंशन वर्क की, तो मैंने वही कहा कि हम वर्क को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंशन वर्क जिसे हम बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क, और दूसरा हमारा होता है नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क जैसे मैकेनिकल वर्क के अलावा, क्या मैकेनिकल जैसे कि इस पीवी वर्क के अलावा मैं बोलूं कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल वर्क हो रहा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी है तो वहां पे आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल वर्क बोल दोगे। तो ये इसे जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है उसको हमें कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं होता है। इसे नॉन एक्सपेंशन वर्क को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम गिब्स फ्री एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे। किससे करेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो गिब्स फ्री एनर्जी में एक वर्ड आ रहा है फ्री एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? फ्री एनर्जी। इसका मतलब भी क्या है? एनर्जी फ्री है जो कि नॉन एक्सपेंशन वर्क जो आपका था ना, तो किसके लिए यूज हो रही है? वो नॉन एक्सपेंशन वर्क में यूज हो रही है। एनर्जी फ्री है जो कि कहाँ यूज हो रही है? आपकी नॉन एक्सपेंशन वर्क को कराने में यूज हो रही है। उसे ही हमने क्या बोला है? गिब्स फ्री एनर्जी बोला है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई कि गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक बार और सुनो कि हमें यहाँ पे यूजफुल वर्क या नॉन एक्सपेंशन वर्क के को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, उसी को हमने क्या बोला है? गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब नॉन एक्सपेंशन वर्क का मतलब समझ में आ गया कि पीवी वर्क के अलावा जो दूसरा वर्क होता है आपका केमिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना, ये सब नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है। और इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। और इस वर्क को हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? हम फ्री एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं। और अगर फ्री एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं तो इस एनर्जी में क्या वर्ड आ रहा है? फ्री एनर्जी। इसका क्या मतलब है? फ्री एनर्जी। क्या मतलब है? फ्री एनर्जी।
जो कि यूज हो रही है नॉन एक्सपांशन वर्क कराने में, सिंपल, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे इसको समझिए कि एनर्जी जो है वो मेरी क्या है, यूजफुल वर्क प्लस रेंडमनेस एनर्जी। रेंडमनेस एनर्जी मतलब आपकी क्या, एंट्रोपी वगैरह आ गई यहाँ पे। तो एनर्जी जो होगी वो आपकी यूजफुल वर्क और रेंडमनेस एनर्जी, ठीक है ना, ये दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो एनर्जी मतलब एच है ना, हम बोल सकते हैं। हमने एंथैल्पी की बात करी थी, यूजफुल वर्क को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेंडमनेस मतलब आपकी क्या है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी करते थे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, क्यू को टी एस लिख सकती हूँ, तो बस वही लिखा है मैंने। तो एच इज इक्वल टू जी प्लस टी एस, एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, और ये क्या हो गया आपके रेंडमनेस एनर्जी, जिसे हमने टीएस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। अगर मैं दो स्टेट की बात करूं, स्टेट वन पे आपका H1, तो ये G1 TS1 हो जाएगा, ठीक है, स्टेट वन के लिए। और स्टेट टू के लिए ये क्या हो जाएगा, स्टेट टू के लिए मेरा H2 इज इक्वल टू G2 प्लस TH2 हो जाएगा। तो हम इसे ओवरऑल क्या लिखेंगे, डेल्टा एज इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। यही चीज होती है आपकी। अब अगर जैसे मेरे पास में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस है, इसको अगर मैं डेल्टा जी को इधर लेके आ जाऊं तो मेरे पास में ये रिलेशन आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस इधर आएगा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन याद करना। दूसरा कि अगर मैंने बताया कि स्टेट वन स्टेट टू की बात करी, मतलब ये स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यूनिट क्या क्या हो सकती है, जूल पर मोल हो सकती है, किलोपुल, मतलब जो भी आपकी एनर्जी की यूनिट्स होगी वो सारी यूनिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन और उसके फार्मूला। मतलब आपका कोई पूछ ले कि भैया एंथैल्पी के साथ में और एंट्रोपी के साथ में इसका क्या रिलेशन होता है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के साथ में आप इसका रिलेशन बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करना है जरा समझो, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट कहता है हमारा, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इसका आगे का कैरेक्टरिस्टिक है ये, तो द डिक्रीजेस इन गिव्स फ्री एनर्जी, द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क और नॉन एक्सपेंशन वर्क, ठीक है ना। अब ये चीज कहाँ से, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोलता है ना, वहीं से चलते हैं। अगर मैं W को कंसीडर करूं, इफ वी कंसीडर वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, इन सब के हमने साइन कन्वेंशन फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं कंसीडर करूं वर्क डन बाय द सिस्टम एंड क्यू एब्जॉर्ब, तो मेरे पास में क्यू एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू लिखूंगी मैं। बोलो आते नहीं बात समझ में। इस W में, ये W मैंने कहा दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक एक्सपेंशन वर्क और एक नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो W को मैं क्या लिखूंगी, W इज इक्वल टू W एक्सपेंशन प्लस नॉन एक्सपेंशन। तो जो एक्सपेंशन वर्क था वो हमारा क्या था, पीवी वर्क हुआ करता था, याद आ रहा है। तो यही चीजें हैं हमारे पास में, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, हम इस W को ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, डेल यू इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। ये माइनस है तो माइनस बाहर निकल गया, तो मेरे पास में ब्रैकेट में क्या आ गया, W एक्सपांशन प्लस W नॉन एक्सपांशन। इसे सॉल्व करते हैं आगे, Q को इधर लेके गए, डेल यू को इधर लेके आ गए, तो मेरे पास में क्या आ गया, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू एक्सपांशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन, ठीक है। अब इस Q को ही मैं क्या लिख सकती हूँ, T डेल एस लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास में डेल्टा एज इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा टी डेल एस लिख सकती हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद में डेल यू, ये मेरे पास में क्या होता है, पीवी वर्क होता है, तो पी डब्ल्यू वी, डेल यू प्लस पी डब्ल्यू वी लिख दिया मैंने, प्लस
W नॉन एक्सपांशन हो गया, तो T डेल एस और डेल यू प्लस पी डब्ल्यू भी क्या हुआ करता है, डेल्टा एच हुआ करता है, तो डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन। अब ये जो TDS है, अब आगे जरा देखें कि मेरे पास में यहाँ पे TDS इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन। मैं क्या करूं, इस डेल्टा एच को इधर लेके आ गई, तो TDS माइनस डेल्टा एच डब्ल्यू डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन हो गया। समझ पा रहे हो ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही से ध्यान से देखते जाओ। ये समझ जाना कि इसको मैंने क्या लिखा है, डेल्टा एच लिखा है, इसको मैंने क्या लिखा है, TDS लिखा है, वो क्यों लिखा है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब डेल एच को हम इधर लेके आ गए। अब ओवरऑल मेरे पास में यहाँ पे क्या आया, मैं इसे माइनस डेल एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन। तो माइनस ये देखो यहाँ पे डेल एच माइनस टी डेल एस क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस डेल्टा जी होता है। तो ये माइनस का साइन ही क्या बता रहा है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन। वही ये लिखा है कि द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी मतलब माइनस चार्ज इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क और नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली। ध्यान रखना है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो इसके पहले हमने क्या इसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है ना, डेल्टा जी इज टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, डेल्टा एच इज टू डेल जी माइनस टी डेल एस होता है, स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव है और यूनिट इसकी ये है। तो इसका फिफ्थ पॉइंट जो था उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया कि द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क और नॉन एक्सपेंशन वर्क। ये था हमारा। अब ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट देखना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी सिस्टम एंड डेल जी ऑफ यूनिवर्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेशन डायरेक्टली याद रखना है। देखिए जरा, यहाँ पे मेरे पास में दिया गया है रिलेशन बिटवीन डेल जी सिस्टम एंड डेल जी यूनिवर्स, है ना। तो पूरा हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पे किया, लेकिन मैंने पूरा डेरिवेशन हटाया और लास्ट में मैं ये इसी को आपको एक्सपोज कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे यही काम का है। आप यही याद रखो, सिर्फ क्या याद रखोगे, डेल जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। ये आप इसमें रिलेशन डायरेक्ट याद रखो, रिलेशन बिटवीन डेल जी ऑफ सिस्टम एंड डेल एस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना, डेल एस ऑफ यूनिवर्स है बेटा, डेल एस ऑफ सिस्टम नहीं है ना, मैक इट ए पॉइंट। तो ये रिलेशन आपका निकल के आता है जब हम डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं, जहां डेरिवेशन आएगा मैं आपको खुद बता दूंगी, ठीक है ना। तो डेल जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस यूनिवर्स, कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है, इतना समझ में आता है, आगे बढ़े। अब देखो, ये जो रिलेशन आपका आया ना, इसी रिलेशन का यूज करके हम आगे केस डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास में ये रिलेशन आया, इस रिलेशन का अगर मैं केस वन देखूं कि मेरे पास में डेल एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरे पास में डेल जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, लेस देन जीरो होगी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है ना, आप ये चीज ध्यान रखें, कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नहीं होगी। तो अगर मेरे पास में डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो है तो डेल जी ऑफ सिस्टम लेस देन जीरो होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। केस सेकंड बोलता है डेल एस यूनिवर्स इज जीरो, मतलब ये मेरे पास में डेल एस यूनिवर्स इज जीरो मतलब भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात आती है तो उसके लिए डेल्टा जी जीरो होता है। मेक इट ए पॉइंट, बहुत काम की चीज है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम के केस में डेल जी जीरो याद रखना भूल जाते हैं। तो डेल जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लिखा है EQM इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो यस, डेल्टा एस यूनिवर्स इज जीरो, देन डेल्टा जी इज ऑल्सो जीरो एट इक्विलिब्रियम। फिर केस थर्ड है हमारा, अगर मेरे पास में डेल्टा एस यूनिवर्स इज लेस देन जीरो है तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और जब भी हमारे पास में डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारी जो रिएक्शंस होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी रिएक्शन डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में कब कहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगी और कब यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखिए हमारे पास में ये क्राइटेरियाज है ना, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी में मेरे पास में मैंने 4 केस लिखे हैं, डेल्टा एच
या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव, है ना। आपके पास में ये 4 केसेस है, डेल्टा एच सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव, और डेल्टा जी हम यहाँ पे इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जब मेरे पास में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंबल ही जो है ना इसका ध्यान रखना, इसका सिंबल मतलब ये माइनस, फिर आप डेल एस क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। तो जब आप डेल एस पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल आपको माइनस ही आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है ना। तो ये मैंने डेल्टा एस पॉजिटिव रख दिया, ये मैंने टीडीएस पॉजिटिव ही रखा था, लेकिन ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। तो इसका मतलब न्यूमेरिकली यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा एस इज लेस देन क्या हो गया, टीडीएस, मतलब टीडीएस कम होना चाहिए, टी डेल्टा एस कम होना चाहिए किससे, डेल्टा एस से। बोलो बात समझ में आई कि मेरे पास में टी डेल्टा एस कम ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एस से। ये चीज समझ में आई किसके लिए, जब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो आप क्या याद रखोगे कि अगर मेरे पास में डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना है कि वो रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस हो जाए, एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एस अगर आपको पॉजिटिव दिया है, मतलब एंट्रोपी अगर आपको पॉजिटिव दी है, तो डेल्टा जी को मुझे क्या करवाना है यार, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी मुझे नेगेटिव चाहिए। तो मैं डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए क्या करूंगी, अगर मैं टी डेल्टा एस को बढ़ा देती हूँ किससे, डेल्टा एस से, तो ओवरऑल मेरे पास में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो ये कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन है मेरे पास में डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, डेल्टा एस को पॉजिटिव रखा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रखूंगी तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा इसमें, है ना। तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज, क्यों, क्योंकि मुझे तो डेल्टा जी क्या चाहिए, डेल्टा जी मुझे नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरे पास में डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसलिए एलिंगम डायग्राम पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया भी था कि डेल्टा जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी रिएक्शन उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में जब डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा जी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन। केस थर्ड देखो, केस थर्ड बोलता है डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच नेगेटिव रखा, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ओवरऑल यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस। तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, तो इस केस में ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो किसी भी रिएक्शन के लिए आपको इस टाइप से गिवन हो डेटा, तो आप यहाँ पे इस वाले केस में तो क्या देखोगे, टी डेल्टा एस ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एस से, है ना, वैल्यूज आप देखोगे समझ में आ जाएगा। इस केस में तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर सिंपली यही है, दोनों केस देख लोगे तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। इस केस में अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है लेकिन डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या, डेल्टा जी और इसमें वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास में लेस देन जीरो आएगा, मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, बात ही खत्म हो गई है ना। तो ये दोनों केस तो हमारे पास में, इसमें ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना। समझ में आ रही है ना बात, मतलब एंट्रोपी मेरे पास में पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस कि मेरे पास में अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रखा मैंने, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव, समझ जाना, डेल्टा एस की वैल्यू रख रही हूँ मैं ना यहाँ पे। तो मेरे पास में अब आपको क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा एच न्यूमेरिकली मेरे पास में क्या होना चाहिए, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो ये एक कंडीशन और ये एक कंडीशन फर्स्ट और फोर्थ के लिए आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई, सबको समझ में आई, ठीक है ना। नहीं आई समझ में तो पूछ लेना एक बार भाई, क्लियर करते चलना, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं डायरेक्ट, डेल्टा एस दे दिया, डेल्टा एस दे दिया,
बोले स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। तो अगर मुझे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस देखना है तो यहाँ से मुझे क्या बनाना है, मुद्दा क्या है मेरा, डेल्टा जी मेरा नेगेटिव चाहिए। अब उस डेल्टा जी को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो इस कंडीशन में मेरे पास में टी डेल्टा एस ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एस से, इस केस में, है ना। इस केस में तो मेरे पास में डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव है, तो डेल्टा एस नेगेटिव है तो आप याद ही रखो कि मेरे पास में ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी। थर्ड केस में एक पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास में ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी क्योंकि डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। और फोर्थ केस में मेरे पास में डेल्टा एच। अब एक चीज बताती हूँ मैं कि कैसे फर्स्ट और फोर्थ वाले केस में कैसे याद रखोगे कि यार मेरे पास में डेल्टा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब वो ज्यादा होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मुझे टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये चीज थोड़ा सा अगर आप इस तरह से लिंक कर लोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। अब डेल्टा जी तो पढ़ा, डेल्टा जी नॉट मतलब जब हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड स्टेट में मतलब क्या, प्रेशर आपका 1 बार लिया जाता है, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और अगर कंसंट्रेशन की बात करूँ तो 1 मोलर, है ना। तो जब इन कंडीशन की बात होगी तो डेल्टा जी नॉट लिखा जाएगा। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम में हमने देखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये आता है ना। तो डेल्टा जी मेरे पास में यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी मेरे पास में है गिब्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर टी केल्विन। डेल्टा जी नॉट मेरे पास क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट पे, है ना। आर आपका क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, और इसको मैंने कहाँ पे यूज किया था, नस्ट इक्वेशन पढ़ाते टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन ने इसका यूज किया था। तो यहाँ पे मेरे पास में आर गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे 25/3 रखेंगे, किसके लिए, जूल पर मोल के लिए। टी यहाँ पे टेम्परेचर है और टेम्परेचर हमारे पास में किस में होगा, केल्विन में होगा। इतनी सी बात है। क्यू क्या है यहाँ पे, याद है, क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू हो जाएगा रिएक्शन क्वोशिएंट, क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वोशिएंट। ध्यान से समझना, अभी तो मैंने सिर्फ जो लिखा है उन्हीं को बताया है। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम याद आ रहा है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, जीरो बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होता है ना। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, के इक्विलिब्रियम होता है। बस क्या करो, डेल्टा जी की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, मैंने इसी में वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये आपका रिलेशन आ गया के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नॉट के बीच में। अगर आप यहाँ पे एल एन हटा दोगे तो क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, लॉग बेस कितना है यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये रिलेशन है किसके बीच में, डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम के बीच में। यहाँ से याद आया कि डेल, ये आपकी इक्वेशन होती है, डेल जी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारा, डेल जी जीरो होता है, लेकिन डेल्टा जी जीरो नहीं, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है एट इक्विलिब्रियम, डेल जी जीरो होता है ना। ध्यान रखना भाई इसको, है ना, गड़बड़ मत कर देना। समझ में आ गई बात, एक मिनट फिर से कर देती हूँ, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। देखिए जरा न्यूमेरिकल्स में हमारे पास में क्वेश्चंस क्या दिया गया है, क्वेश्चंस पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सोचो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन डेल्टा एच is 40.63 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 100 जूल पर के, है ना। डेल्टा एस दे रखे, फाइंड डेल्टा जी एट 27
डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एच आपको किलो जूल में दिया है, जूल में इसे आप चेंज करके लिखेंगे, लिख लो जल्दी से, सॉल्व करो। जब समझ में आ गया कि फॉर्मूला ये लगेगा तो मुझे लगता है सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किलो जूल लिख रखा है ना, तो जूल में चेंज कर लो, तो 40630 माइनस, अब टी डेल्टा एस यहाँ पे मेरे पास में देखो कितना लिख रखा है, डेल्टा एस दे रखा है 300, आपका 100 दे रखा है, सॉरी है ना, और 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 300 क्योंकि केल्विन में रखना है इनटू 100। तो कितना हो जाएगा 40630 माइनस 31234 हो गया। सोल्व कर लो इसे, कितना आया 40630 माइनस दिस, सोल्व कर लो। अरे आ गया क्या, बस हो गया ना आंसर, क्यों भाई रोहित, आया आंसर 10630। ठीक है, तो यही हमारा डेल्टा जी। किलो जूल में पूछे तो आप किलो जूल में निकाल देना उसमें वापस से। चलो इस वाले रिएक्शन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, आंसर नोट कर लेना है। चलो क्वेश्चंस पढ़ो पहले। फॉर रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, है ना। डेल्टा एस आपको दे रखा है -100 kg, डेल्टा एस आपको दे रखा है माइनस, मतलब दोनों ही आपके पास में माइनस है। कैलकुलेट टी एट विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप इसके लिए क्या सोचो कि मेरे पास में कौन सा वाला केस है। चलो मैं पहले आपको उस केस की तरफ लेके चलती हूँ आपको, है ना। ये केस कौन सा है मेरे पास में, ये केस आपको याद आना चाहिए कि मेरे पास में डेल्टा एच भी नेगेटिव दे रखा है, डेल्टा एच भी मेरा नेगेटिव है, डेल्टा एस भी मेरा नेगेटिव है। तो मेरे पास में क्या आ रहा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो क्या डेल्टा जी मुझे नेगेटिव करना है, अगर क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब डेल्टा जी डेल्टा एच अगर मैं नेगेटिव रखती हूँ और डेल्टा एस भी मैं नेगेटिव रखती हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी डेल्टा एस, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आई थी कि भैया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा टी एस, है ना, मॉड लगा दिया ताकि प्लस माइनस की कोई झंझट ही ना हो। तो डेल्टा एच ज्यादा होना चाहिए। अब आप यहाँ पे बहुत दिमाग मत लगाओ, आप क्या करो, जो आपको दिया गया है इक्विलिब्रियम की बात की गई है ना इसने, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे क्या जो दिया है, आप इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग सोचो। जो टेम्परेचर आपको दिया है, मतलब जहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या 0 हुआ करता था ना, आप उसकी कंडीशन की बात करो, उसमें आप सोचो कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मैं जो बोल रही हूँ कि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो आप पहले ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन सोच लो। तो एट इक्विलिब्रियम सोचो कि एट इक्विलिब्रियम मेरे पास में डेल्टा जी क्या हुआ करता है, 0 हुआ करता है। और डेल्टा जी अगर 0 हो गया तो मेरे पास में यहाँ से देखो जरा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, ये 0 अगर हो गया तो मैं यहाँ से क्या, T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो मैं ये इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर निकाल सकती हूँ। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है ना, क्या करो आप इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकाल लो भाई। अब निकाल लिया टेम्परेचर, तो T इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा, डेल्टा एच -100 kJ, मतलब 10⁻³ लगा दो, डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, -200 कर दोगे, कर दो, ठीक है ना। ये माइनस माइनस से तो चला गया, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व कर लिया तो आपका केल्विन में आंसर कितना आ जाता है, 500 केल्विन हो गया। तो अब बात आती है कि 500 केल्विन के बारे में मुझे सोचना है, ठीक है ना। तो ये मेरा T आ गया 500। अब सोचो कि अगर मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। अब हम बात करेंगे इससे, है ना, इस वाले इक्वेशन में। अब मुझे, अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू 500 रखती हूँ,
ये 500 आया। तो मेरे लिए या तो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या सोचना पड़ेगा, या तो मुझे इस 500 से वैल्यू कम रखनी पड़ेगी या 500 से ज्यादा रखनी पड़ेगी, ये बात होगी। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया। अब आप सोचो कि ये मेरे लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगी, मतलब मेरे लिए जो कंडीशन आ रही थी डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो ये कब आएगा, ये कब आएगा, सोचो जरा कब आएगा। ये तभी आएगा ना जब मेरे पास में इस टी की वैल्यू कम हो जाए, है ना। तो इस टी की वैल्यू कम होगी तो मेरे पास में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये वाली कंडीशन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन कि कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे इसको रख के देख लोगे कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस कब हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू ज्यादा रखती हूँ तो मेरे पास में तो ये कम हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम ये सोचें कि जो टेम्परेचर है वो लेस देन 500 केल्विन होगा तो मेरे पास में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना, बड़ा आसान। तो बस अगर आपको टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करो जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। द डेल्टा जी नॉट for a reaction at 27 degrees Celsius is x kilocalorie. If equilibrium constant is 100, then x is. तो इक्विलिब्रियम मतलब के ई क्यू एंड डेल्टा जी नॉट में हमने रिलेशन निकाला था, समझ में आया। वही आपको फॉर्मूला देखना है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस आर टी एल एन के आया था, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि डेल्टा जी नॉट क्या है आपका x है और वो भी किलो कैलोरी है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूं, x इंटू 10 की पावर 3 माइनस 2.303, है ना। आर टी मतलब इसे लॉग में बदलने के लिए एल एन को हटा के तो मेरे पास मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 2.303 आर टी लॉग 10 के इक्विलिब्रियम, बस यही था। तो x इंटू 10 की पावर 3 माइनस 2.303, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 दैट इज 300, और यहाँ से मेरे पास में के इक्विलिब्रियम कितना दे रखा है 100 दैट इज 10 की पावर 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालो जरा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को देखें जरा। फॉर कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, क्या बोल रहा है, फॉर कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, कब होगा। तो मैंने आपको कंडीशंस में क्राइटेरिया में बताया था कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी अगर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से हमें यहाँ पे क्या सोचना है, इसे मैं अगर प्लस का डेल्टा एच रखती हूँ और ये भी प्लस रखती हूँ तो प्लस माइनस ओवरऑल क्या आपको माइनस ही दिखेगा, है ना। तो इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर ये क्या है, एंडो है, मतलब पॉजिटिव बोल रहा है ना ये, दोनों, है ना। तो टीडीएस ज्यादा होना चाहिए, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। आगे बात समझ में, तो यही चीज रहेगी हमारे पास में। चलो नोट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2Hg से H2 बन रहा है, तो सॉरी ट्वाइस H से Hg नहीं है, गैसेस फॉर्म में मैंने गलत पढ़ लिया इसको। तो ये आपके हाइड्रोजन एटम में है और एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मतलब एसोसिएशन हो रहा है ना। और हमें पता है एसोसिएशंस के लिए
डेल्टा एच मतलब क्या होना चाहिए? अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना? डेल्टा एच क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आएगा। एसोसिएशन हो रहा है, तो बस करेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने तो ये तो बता ही दिया कि डेल्टा एच क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एच आपकी एंट्रोपी भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बस ये देखना है ना, इसको रिएक्शंस को अच्छे से देखना भाई, ये क्या हो रहा है? एटम से मॉलिक्यूल मतलब एसोसिएशन हो रहा है। अगर डिसोसिएशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन के लिए हमें किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक हो जाएगी, है ना? इसको देखो, बेंजीन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ में कराते हो तो CO2 मतलब हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबेंशन कराते हैं तो क्या होता है? कंबेंशन में क्या होता है? कंबेंशन में हीट रिलीज होती है ना? हीट रिलीज हो गई। अब देखो, मुझे डेल्टा एस आपके लिए डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कहाँ से समझ में आएगा? डेल्टा एनजी से समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास में कंबंशन हो रहा है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। तो मेरा ए तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली कहानी मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अब ये हो सकता है बी और सी हो सकता है। तो बी मेरे पास में दे होगा और सी हम देखें तो अब दोनों में आपके पास में डेल्टा एस तो क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है। तो हम क्या चेक कर लेंगे फिर? डेल्टा जी चेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पे डेल्टा एनजी से भी देख सकते हो कि आपका डेल्टा, अगर मेरे पास में अगर सपोज कि मैंने ऑप्शन में यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया होता तो फिर आप क्या सोचते हैं ना? आप सोचते हैं कि डेल्टा एनजी क्या है? तो डेल्टा एनजी यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास में 6CO2 थ्राइस H2O मतलब 6 और 3 9 नो, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 7.5 मतलब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, है ना? मतलब ये तो पॉजिटिव आ गया। अब यार सीधी सी बात है कि मेरे पास में डेल्टा जी क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो बी विल बी द राइट आंसर। और नहीं भी समझ में आता तो फिर देखो ऐसे करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। भाई यहाँ पे माइनस डेल्टा एच रखो, यहाँ पे आप डेल्टा एस भी माइनस रखोगे तो यहाँ पे ओरल माइनस 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 तो टी डेल्टा एस ऐसा आया। तो यहाँ पे डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना? क्वेश्चन मजेदार, लॉजिकल, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्वेश्चन, फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन क्या बोल रहा है? फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या होना चाहिए, है ना? रिलेशन। तो आइसोथर्मल की बात कर रहा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि डेल्टा एच विल बी 0। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों ही क्या होते हैं? 0 होते हैं भाई, है ना? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी दोनों ही 0 होते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 हो गया तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच से डेल्टा एच 0 रखेंगे तो बचेगा क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच बचेगा। बस कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, आसान। और सिर्फ हिंट दी उसने, आइसोथर्मल। अगर आपको ये पता है कि आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच 0 होता है तो, और फिर आपको ये फॉर्मूला पता है डेल्टा जी के साथ में डेल्टा एच और एंट्रोपी का रिलेशन, तो आपका आंसर चुटकियों में आएगा देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट किलो जूल पर मोल एट 127 डिग्री सेल्सियस फॉर ए रिएक्शन विथ के इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है 10 की पावर 5। हमने डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ के, ऐसा अपने फॉर्मूला निकाला था। तो डेल्टा जी नॉट किलो जूल पर मोल एट 127 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303, आर कितना रखोगे? 25/3 किलो जूल में है तो 400 और टेम्परेचर हो गया ना 127 इंटू 273, 400 हो गया। के इक्विलिब्रियम आपको कितना दे रखा है? लॉग 10 की पावर 5, ठीक है ना? तो ये लॉग बेस 10 ही है ना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये था आपका गिब्स फ्री एनर्जी वाला। तो थर्मोडायनेमिक का
चैप्टर आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की। थैंक यू।